Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. Let me give you an overview of the today's session. So here is your Hindi translation of the article. So if you are having any problem in understanding anything in English, you can infer it from here. ठीक है, आप यहाँ से पढ़ के आप उसे समझ सकते हो. सो ये आपका फर्स्ट स्लाइड है हिंदी के ट्रांसलेशन का एंड ये आपका सेकंड स्लाइड है. ठीक है, तो दो स्लाइड्स में बटा हुआ है आपका ट्रांसलेशन. देन हम वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे अच्छे से. देन हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. उसके बाद एंड में आपका वोकैबुलरी टेस्ट होगा. ठीक है, फिर हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, और साथ ही साथ हम आर्टिकल के टोन को भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस सेशन को कॉम्प्रिहेंसिव रखा जाए. ठीक है, सो तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आर्टिकल की. सो टाइटल क्या कहता है आज के एडिटोरियल का? सिम्टोमैटिक स्टॉल. सिम्टोमैटिक, अगर कोई भी चीज़ सिम्टोमैटिक है तो मतलब वो क्या कर रही है, हमें संकेत दे रही है. सिम्टम्स, किसी भी डिसीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं? कोई भी अगर एक डिसीज़ होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कोविड के सिम्टम्स थे कि आपकी टेस्ट चले जाती है, आपको फीवर आ जाता है, ठीक है, कोल्ड हो जाता है. वैसे किसी भी चीज़ के अगर कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो वो हमें उसके उस बीमारी के होने का पूर्वाभास देते हैं. ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर हमें किसी भी चीज़ का सिम्टम्स दे रही है तो वो हमें क्या दिखा रही है कि आगे जाके कुछ बुरा होने वाला है. ठीक है, पूर्वाभास देती है हमें वो चीज़. तो किस चीज़ का सिम्टोमैटिक, हमें किस चीज़ के सिम्टम्स मिल रहे हैं? स्टॉल के. ठीक है, स्टॉल यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है आपका आज के आर्टिकल में, कैसे हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ. टू स्टॉप सडनली बिकॉज द इंजन इज़ नॉट रिसीविंग इनफ पावर. ठीक है, तो आज का आर्टिकल आपका गो एयरलाइंस के ऊपर है. अगर आप न्यूज़ से जुड़े हुए हो, आप रेगुलरली न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि गो एयरलाइंस में जो क्राइसिस चल रहे हैं वो बैंकरप्ट होने के कगार पे है. इनफैक्ट हो ही चुका है. सो उसके ऊपर ये आर्टिकल है. तो ये जो ऐसे एयरलाइंस बैंकरप्ट हो रहे हैं, एयरलाइंस इंडस्ट्री में और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस हुआ है. तो ये सब चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें संकेत दे रही हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में गड़बड़ चल रही है. एविएशन इंडस्ट्री आपको पता है ना, जो भी ये एयरलाइंस, जो भी एयरप्लेन्स होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस हो, तो पूरा का पूरा ये जो एयरप्लेन से रिलेटेड इंडस्ट्री है ना, हमें से एविएशन इंडस्ट्री कहते हैं. तो इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ खराबी चल रही है, तो ये इस चीज़ का संकेत है. ठीक है, गो एयरलाइंस का भी बैंकरप्ट हो जाना हमें इस चीज़ का सिम्टम्स देते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में गड़बड़ी चल रही है. ठीक है, ऑन द गो फर्स्ट, तो ये गो फर्स्ट एयरलाइंस का नाम है. ठीक है, गो फर्स्ट क्राइसिस एंड द एविएशन इंडस्ट्री. तो एविएशन इंडस्ट्री में और गो फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो हम देखेंगे. ठीक है, द एविएशन इंडस्ट्री नीड्स पॉलिसी चेंजेस एंड रेगुलेटरी ओवरहॉल. ठीक है, ओवरहॉल का मतलब पूर्ण तरीके से बदलाव कर देना. तो जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें और उसके पॉलिसीज़ में जो भी कंडक्ट करने की पॉलिसी होती हैं, एविएशन इंडस्ट्री के जो भी पॉलिसीज़ हैं उसमें पूरे का पूरा बदलाव की ज़रूरत है. ठीक है, विमानन उद्योग को नीतिगत बदलाव और नियामकीय सुधार की ज़रूरत है. ठीक है, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो उनके पॉलिसीज़ हैं, हमें उसमें बदलाव की ज़रूरत है. ठीक है, तो आपका फर्स्ट वर्ड है स्टॉल. अचानक से कोई चीज़ रुक जाती है तो वो स्टॉल होता है. मतलब उसका मतलब होता है स्टॉल करना. ठीक है, कोई भी चीज़ का रुक जाना ही स्टॉल होना. और जो आप रोड साइड पे जाते हो तो ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं ना, फूड स्टॉल, फ्रूट्स का स्टॉल, वेजिटेबल्स का स्टॉल, वो भी स्टॉल होता है. और एक स्टॉल का मीनिंग होता है रोकना. ठीक है, टू सडनली स्टॉप हो जाना. ठीक है, ओके, ये आपका वर्ब के इस पे यूज़ हुआ है वर्ब फॉर्म में. बैंकरप्सी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग बैंकरप्ट. जब आपका दिवालिया निकल जाता है तो आप बैंकरप्ट होते हो. ठीक है, ओके, मतलब जब आप ठीक है, बैंकरप्ट, दिवालिया का भी मतलब मुझे क्या समझाना पड़ेगा आप सबको? चलो मैं समझा ही देता हूँ. ठीक है, मतलब जब आप अपने बिजनेसेस में आप प्रॉफिटेबली नहीं चला पा रहे हो अपने बिजनेस को और आपको बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं और आपको
जिनको पैसे देने थे, मतलब आपको जिन्होंने कर्ज दिया था या फिर जिनको आप ओ करते हो, कुछ कोई भी चीज़ आपका बिजनेस आपको ओव करता है, ठीक है, मतलब आपका बिजनेस दूसरों को जो भी चीज़ ओव करता है, मतलब जो भी आपने पैसे देने हैं दूसरे लोगों को जिन्होंने आपको कर्ज दिए थे या फिर जिन्होंने आपको स्टॉक दिया था, आपके गुड्स दिए थे आपको, ठीक है, तो उनको उनको पैसे चुकाने के लिए अब आपके पास पैसे नहीं हैं और आपका बिज़नेस भी अभी लॉसेस में चल रहा है, ठीक है, मतलब पूर्ण तरीके से लॉस हो गया है आपका बिज़नेस में और आप उनको पैसे भी नहीं दे पा रहे हो, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्रेज़ आया है इन अ बिड टू। इन अ बिड टू का मतलब होता है एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन इट और टू डू इट, ठीक है, जब कोई भी आप चीज़ करते हो किसी चीज़ को पाने के लिए, तो तब हम कहते हैं इन अ बिड टू डू दिस आई हैव डन दिस, तो ये चीज़ करने के लिए मैंने ये की, ठीक है, तो उसका मतलब होता है इन अ बिड टू, ठीक है। नेक्स्ट एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब है सडन और अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर सडनली हो जाती है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो जाती है तो वो एब्रप्ट होती है, ठीक है। हम कहते हैं ना ये कैसा एब्रप्ट सा आपका रिएक्शन था, ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड सा रिएक्शन था, तो आप एब्रप्ट भी कह सकते हो। ग्राउंडेड का मतलब होता है यूज्ड अबाउट एन एयरक्राफ्ट और अ पायलट, तो जब आपका ये वर्ड एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ होता है ग्राउंडेड, तो उसका मतलब होता है प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्लाइंग और डाउन टू अर्थ, मतलब आपके प्लेन्स जहाँ पे हैं वहीं पे रुक गए हैं और आप नई उड़ानों को नहीं भर रहे हैं, ठीक है, आप अपने नए प्लेन्स को नहीं उड़ा रहे हैं और जो हैं एग्जिस्टिंग वो भी रुक गए हैं, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ठप पड़ गए हैं आपके प्लेन्स, ठीक है। मेलाइस का मतलब होता है अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, इलनेस और अनईज हुज एग्जैक्ट कॉज इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, ठीक है, मतलब कुछ तो बेचैनी सी या फिर कुछ तो ख़राब सी चीज़ चल रही है, तो वो हम क्या कहते हैं, वो उस फीलिंग को मेलाइस कहते हैं, ठीक है, मेलाइस, ठीक है। मेला इसका रूट वर्ड है। मेला का मतलब ये एक नेगेटिव सा, इसका मीनिंग नेगेटिव होता है, ठीक है, मेला का मतलब होता है नेगेटिव, तो कोई भी चीज़ नेगेटिव है तो वो मेला है, ठीक है। देन वेफर थिन का मतलब ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब बहुत ही पतली सी परत को हम, वेरी थिन, कोई भी चीज़ अगर बहुत पतली है तो वो वेफर थिन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है इन द वेक ऑफ, ठीक है, स्पेशली एज अ फॉलोइंग समवन और समथिंग स्पेशली एज अ कॉन्सिक्वेंस, तो किसी भी चीज़ के बाद जब कोई घटना होती है तो वो हम किसी का एज अ रिज़ल्ट वो चीज़ होती है, तो हम उसे कहते हैं इन द वेक ऑफ ये चीज़ हुई है। देखो फॉर एग्जाम्पल इन द वेक ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर द प्राइजेस ऑफ ऑयल हैज़ सर्ज्ड, ठीक है, तो मतलब ऑयल के प्राइजेस बढ़ गए हैं, किस लिए बढ़े हैं, रशिया यूक्रेन के वार के वजह से ये बढ़े हैं, तो हम क्या कहेंगे इन द वेक ऑफ रशिया यूक्रेन वार द प्राइज ऑफ ऑयल हैज़ सर्ज्ड, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपको इन द वेक ऑफ का मतलब। ओके, नेक्स्ट ब्रूस का मतलब होता है एन इंजरी अपियरिंग ऑन एन एरिया ऑफ डिसकलर्ड स्किन ऑन द बॉडी कॉज्ड बाय अ ब्लो और इम्पैक्ट रिपर्चरिंग अंडरलाइन, तो देखो एक इंजरी का जो वो मार्क होता है जहाँ पे आपको चोट लगती है तो वहाँ पे एक मार्क सा बन जाता है, ठीक है, वहाँ पे आपका खून सा जम जाता है, स्किन कभी कभार ब्लैक पड़ जाती है वहाँ पे, कभी कभार ब्लूइश कलर हो जाता है, तो उस धब्बे को, उस दाग को हम ब्रूस कहते हैं, ठीक है, मतलब एक इंजरी को, उस इंजरी के मार्क को हम ब्रूस कहते हैं। आपका आर्टिकल में वो कैसे यूज़ हुआ है हम देखेंगे आगे, ठीक है। हॉबल करना इज़ लड़खड़ा के चलना, ठीक है, जब आपको इंजरी होती है तब आप जब लड़खड़ा के चलते हो तो आप हॉबल करते हो, ठीक है। यहाँ पे वो कैसे यूज़ हुआ है, एयरलाइन इंडस्ट्री ऑलरेडी लड़खड़ा के चल रही है, लड़खड़ा के चल रही है मतलब ऑलरेडी लॉसेस में थी, गो वर्स्ट, तो बस ऐसे ही लड़खड़ाते हुए हॉबल करते हुए आगे बढ़ रही थी, इस सेंस में आपका यूज़ हुआ है वो वर्ड आपका। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है सीमिंग और स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरीली रियल और ट्रू, तो ऊपर ऊपर से हमें लगता है कि वो सच है पर सच्ची में हाँ उसका रियलिटी में वो सच है या नहीं वो हमें नहीं पता होता है, तो उससे हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, ऑस्टेंसिबल कहते हैं, ठीक है। मोरेटेरियम का मतलब होता है अ टेम्पररी स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी स्पेशली बाय एन ऑफिशियल एग्रीमेंट, तो जब आप ऑफिशियली किसी भी चीज़ को रोक देते हो तो आप उसको मोरेटेरियम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग वीक, तो अगर आप वीक हो तो आप इन्फॉर्म हो, ठीक है। आइरेट का मतलब होता है वेरी एंग्री, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो आप तब आप आयरेट होते हो। लेसर का मतलब आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स केस में लेसर लेसी, तो लेसर वो होता है अ पर्सन हु लीजेस अ
और लेट्स प्रॉपर्टी टू अनदर अ लैंड होल्ड, ठीक है। लेसर वो होता है जो अपने प्रॉपर्टी को, ठीक है, वो यूज़ करने के लिए देता है दूसरे पार्टी को फॉर सम फीस, ठीक है। उस बेचता नहीं है, ठीक है, पर उसे यूज़ करने के लिए देता है, उसे हम, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, लेसर, ठीक है। नेक्स्ट, डॉग करना। डॉग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉज अ कंटिन्यूअल ट्रबल फॉर, आपका आर्टिकल में इसी सेंस में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो जब कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंटिन्यूसली प्रॉब्लम कोई चीज़ कर रही है इस एयरलाइन को, तो उसका मतलब होता है डॉग कर रही है वो, ठीक है। अपैरेटस का मतलब होता है द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। तो यहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री का जो भी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अपैरेटस है, यहाँ पे इस सेंस में यूज़ किया गया है, आगे आर्टिकल में तब हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका लास्ट वर्ड है, आई थिंक ये लास्ट होगा, हाँ, ओनस। ओनस का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कहते हैं ना, द ओनस इज़ नाउ, द ओनस इज़ ऑन यू, मतलब अब सारी की सारी जिम्मेदारी अब आपके हाथों में है, ठीक है। अब आपके हाथों में है वतन साथी, ठीक है, वो वाली चीज़। तो ओनस का मतलब होता है अब आपके ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है आपका। अब हम आते हैं आर्टिकल पे, ठीक है। गो एयरलाइंस द वाडिया ग्रुप्स लो कॉस्ट कैरियर। तो ये गो एयरलाइंस कौन ओन करता है, ये वाडिया ग्रुप जो है वो इस एयरलाइन को ओन करता है, और इनका लो कॉस्ट कैरियर है, मतलब कम दामों में ये एयरलाइंस को चलाता है, इनके टिकट्स के प्राइसेस जनरली लो होते हैं। तो ये एक ऐसा एयरलाइन है, ठीक है। तो इस एयरलाइन से क्या चीज़ आगे हुई है, दिस वीक, इस हफ्ते इस एयरलाइन को क्या हुआ है, दिस वीक बिकम इंडियाज़ फर्स्ट डोमेस्टिक एयरलाइन सिंस द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडमिक टू गो इनटू अ मिड एयर स्टॉल। मिड एयर मतलब बीचों बीच, मतलब चलते चलते एकदम से अचानक से रुक गई है वो। स्टॉल करना इस, मैंने आपको बताया था ना, जब सडनली कोई चीज़ रुक जाती है, तो इतने दिनों तक चल ही रही थी ये एयरलाइन, और कोविड-19 पैंडमिक के बाद ये एक ऐसी पहली डोमेस्टिक एयरलाइन है। डोमेस्टिक एयरलाइन मतलब जो इंडिया में ही है, ठीक है, मतलब जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को ऑपरेट नहीं करती है, सिर्फ डोमेस्टिकली इंडिया में ही अपने फ़्लाइट्स का ऑपरेशन करती है। तो एक ऐसी एयरलाइन, ये कोविड-19 पैंडमिक के बाद ये पहली ऐसी एयरलाइन है जिन्होंने अपने ऑपरेशंस को स्टॉल कर दिया है, बंद कर दिया है, एंड सीक फॉर बैंकरप्सी प्रोटेक्शन, ठीक है। और बैंकरप्सी का प्रोटेक्शन उन्होंने मांगा है, ठीक है। बैंकरप्सी का प्रोटेक्शन इसलिए, देखो बैंकरप्सी मतलब दिवालिया निकल जाता है आपका, तो जब होता है ना, तो बैंकरप्सी प्रोटेक्शन किस लिए मांगा जाता है, आप ये आपका ये जो भी क्लोजर का जो प्रोसीजर होता है वो कोर्ट पे चला जाता है, तो आप उसके बाद कोर्ट पूरा का पूरा डिसीजन देती है कि आपको कैसे पैसे को, अपने असेट्स को बेच के आपको कैसे अपने कर्ज को चुकाना है, ठीक है, कितना पैसा देना है, किनको देना है, सारा का सारा सेटलमेंट कोर्ट के थ्रू हो जाता है, ठीक है। अगर आप खुद से जाके करोगे ना सेटलमेंट, तो नहीं होता है वो, ठीक है। आपके कर्जदार होंगे वो आपसे कहेंगे कि नहीं, हमें पूरा का पूरा पैसा चाहिए, पर अब जब कोर्ट में वो केस चला जाता है, और जब वहाँ पे सारे चीज़ों को देख के एनालाइज करके आपके कितने असेट्स हैं, आप कितना लोगों को पे कर सकते हो, ताकि सभी लोगों को जितना अमाउंट आ रहा है वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब उनके प्रपोर्शन में, जितना उन्होंने दिया है, ज़्यादा दिया है तो उनको ज़्यादा मिलेगा, कम कर्ज दिया तो उनको कम मिलेगा, तो एक सही प्रपोर्शन में कोर्ट सारे के सारे चीज़ों का निवारण करके देती है। तो इसीलिए जनरली कंपनीज बैंकरप्सी का प्रोटेक्शन लेते हैं, मतलब बैंकरप्सी के लिए अप्लाई करते हैं कि हमारा दिवाला निकल गया है, अब आप हमारे बैंकरप्सी के प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो कोविड-19 पैंडमिक के बाद गो एयरलाइंस पहली ऐसी डोमेस्टिक एयरलाइन है जो अचानक से चलते चलते अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है उन्होंने। फॉर एन एयरलाइन दैट रीब्रांडेड इटसेल्फ, इस एयरलाइन ने अपने आप को रीब्रांड किया था, कुछ अपने रीब्रांड करना, इस पॉलिसी में चेंजेस लाना, नया नाम से फिर से उभर के आना, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करके फिर से एक नए नाम के साथ आना, इस रीब्रांड करना। तो उन्होंने अपने पूरे स्ट्रक्चर को रीब्रांड किया था, ठीक है, इटसेल्फ एज गो फर्स्ट करके इन्होंने अपने रीब्रांड करके ये लोग आए थे लेस दैन 2 ईयर्स अगो, कुछ 2 साल पहले ही, 2 साल से भी कम का समय हुआ है जब ये लोग आए। इन अ बिड टू मेक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए ये लोग आए थे विथ CEO। तब इनके CEO कौन थे, गो फर्स्ट के कौशिक कोना,
और इन्होंने क्या कहा था इस एयरलाइन के लॉन्च के वक्त, डिक्लेयरिंग एट द टाइम, तब उन्होंने क्या कहा था, अवर कंज्यूमर्स कम फर्स्ट। तो हमारे लिए हमारे कंज्यूमर्स ही सर्वोपरि हैं, वो हमारे लिए सबसे पहले स्थान पे हैं, हम उनके लिए ही हैं। आवर कॉन्फिडेंस इन द ब्राइटर टुमारो, और हमारा कॉन्फिडेंस है कि हमारा कॉन्फिडेंस इसमें है ब्राइटर टुमारो। ब्राइटर टुमारो मतलब एक सक्सेसफुल एयरलाइन के रूप में हम आगे उभरेंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था इनके सीईओ ने। द कैरियर्स एब्रप्ट अनाउंसमेंट, एब्रप्ट, ठीक है, एब्रप्ट अनाउंसमेंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस इज रिच इन आयरनी। अगर कोई भी चीज़ रिच है तो वो फुल है, मतलब भरी हुई है, तो आयरनी से ये चीज़ भरी हुई है। ठीक है, आयरनी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब अपोजिट होती है तो हम उसे आयरनी कहते हैं। देखो तो कैसे वे चीज़ अपोजिट है। जब इनका लॉन्च हुआ था इन एयरलाइंस का, इनके सीईओ ने कहा था कि हमारे कंज्यूमर्स ही हमारे लिए हैं और हम एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। और आज हम देख रहे हैं कि ये लोग बैंकरप्ट हो गए हैं, दिवालिया निकल गया है। तो ये आयरनी है ना, तब ये कह रहे थे, उसके पूरा का पूरा अपोजिट ही हुआ है। फ्यूचर में ये कह रहे थे कि हम ब्राइट सक्सेसफुल रहेंगे, पर अब तो इनका दिवालिया ही निकल गया है। तो ये आयरनी है। और फुल ऑफ इज़ रिच है, मतलब पूरा का पूरा ही अपोजिट है। ऐसे नहीं है कि हाँ बस थोड़ा ही कुछ अपोजिट हुआ है। हाँ, इन्होंने कहा था कि हम 100% सक्सेसफुल होंगे, पर ये तो 80% ही सक्सेसफुल हुए हैं। नहीं, पूरी की पूरी काया पलट हो गई है, मतलब सारा का सारा पूरा फेर पलट हो गया है। तो इसीलिए इन्होंने कहा इस फुल ऑफ, भरी हुई है अपोजिट चीज़ों से, आयरनी से ये चीज़ भरी हुई है इनकी बातें। और इनकी अनाउंसमेंट ये है ना, ये पूरी की पूरी अपोजिट है जो इन्होंने कहा था। एब्रप्ट सी है, ठीक है, इलॉजिकल सी है। एब्रप्ट इज इलॉजिकल सी है, ठीक है, ओके। वाइल इट हैज़ लेड द ब्लेम, और इनके दिवालिया निकलने का ब्लेम इन्होंने क्या कहा है, किस पे डाला है कि हम बैंकरप्ट किस लिए हुए हैं। इनका कहना है कि हम इसीलिए हुए हैं क्योंकि किन पे डाला है इन्होंने ब्लेम, द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फेलिंग इंजन्स। तो इन्होंने कहा कि हमारे को जो फेलिंग इंजन सप्लाइड बाय प्रैट एंड वाइटनी, तो इन कंपनी के द्वारा इनके एयरलाइंस के लिए इंजन्स इस कंपनी ने गो फर्स्ट को दिया था। ठीक है, प्रैट एंड वाइटनी ने गो फर्स्ट एयरलाइंस को अपने इंजन्स बेचे थे। तो ये इंजन्स पूरे तरीके से फेल हो गए हैं। देखो अब इंजन ही फेल कर जाएगा तो उड़ानें रद्द होते जाएंगी तो आपके इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके एयरलाइंस पे। लोग तो कहेंगे ना कि ये भाई आए दिन अपने उड़ानों को रद्द कर देते हैं तो हम इसे ट्रैवल ही नहीं करेंगे। तो लोग इनसे ट्रैवल ही नहीं करेंगे तो इनकी इनकम कैसे होगी। तो इन शॉर्ट इन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम इस कंपनी पे भी डाल दिया है कि आपने हमारे को फेल इंजन्स बेचे हैं, ख़राब इंजन्स बेचे हैं, इसीलिए हम नुकसान में आ गए हैं। ठीक है, which it had claimed had resulted in half its Airbus fleet। देखो फ्लीट होता है कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, कॉन्वॉय हम कहते हैं ना, तो जो लाइन से एक साथ जो व्हीकल्स होती हैं, तो इस पूरे एक जत्थे को हम फ्लीट कहते हैं। तो गाड़ियों के जत्थे को हम फ्लीट कहते हैं या फिर कॉन्वॉय भी कह सकते हैं। तो इनका एयरबस मतलब इनके जो फ्लाइट्स थे तो उसमें रिजल्टेड इन हाफ इट्स एयरबस फ्लीट बीइंग ग्राउंडेड। तो बीइंग ग्राउंडेड मतलब एकदम से रुक गई हैं, ठप पड़ गई हैं। तो इंजन्स फेल हो गए हैं, इसलिए इनकी आधे से ज़्यादा फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो गई, ठप पड़ गई हैं। ठीक है, द इंजन प्रॉब्लम्स कुड एट बेस्ट बी टर्म द प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट मतलब अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो ज़्यादातर इनका रीज़न फेल्यूर का यही है कि प्रॉक्सिमेट कॉज यही है, मेन कॉज यही है कि इनके इंजन्स इनको ख़राब बेचे गए थे और इसीलिए इनको नुकसान हो गया। ठीक है, गो फर्स्ट फाइनेंशियल वूव्स क्या होती हैं, वरीज, आपके प्रॉब्लम्स को वूव्स कहते हैं। ठीक है, तो जो फाइनेंशियली चिंताएं हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं गो फर्स्ट की, प्री डेट मतलब जो इस डेट से पहले ही थी, ये जो फेल्यूर हुए इंजन्स के इससे पहले ही थी ये प्रॉब्लम्स। कैसी थी ये प्रॉब्लम्स, कैसे प्रीडेट थी, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स प्रीडेट थी द फ्लीट ट्रबल्स एंड द पैंडमिक। तो पहले से ही चल रही थी ये प्रॉब्लम्स, पैंडमिक से पहले, फिर उसके बाद पैंडमिक आ गया। ठीक है, तो उसके बाद और ज़्यादा इनको नुकसान झेलना पड़ा एंड आर लार्जली सिम्टोमेटिक ऑफ द मलाइज अफेक्टिंग द वाइडर इंडस्ट्री। तो ये सारा जो चीज़ें हैं
गो एयरलाइंस का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ जाना, पैंडमिक आ जाना, और भी कई जो भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीज़ें हमें क्या दिखाती हैं? मेलाइस मतलब बहुत कोई भी चीज़ ख़राब चल रही है, ख़राब मेलाइस का हमने पढ़ा था ना, गंदी वाली फीलिंग आ जाना। तो ख़राब चीज़ें चल रही हैं किस में? इन द वाइडर इंडस्ट्री, मतलब ये किस लिए वाइडर इंडस्ट्री, मतलब पूरे के पूरे एविएशन इंडस्ट्री को कहा गया है यहाँ पे। वाइडर इंडस्ट्री मतलब पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्री में ये सारे चीज़ें ऐसे चल रही हैं, और ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, ठीक है। मतलब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है हमारा एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है। गिवन द हाई कैपिटल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब द कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऑपरेट्स विद वेफर थिन मार्जिन्स। वेफर थिन का मतलब होता है बहुत ही कम मार्जिन्स पे कमर्शियल एयरप्लेन्स चलते हैं हमारे कंट्री में। क्यों कम मार्जिन होता है उनको? मार्जिन इज़ प्रॉफिट्स, तो उनको बहुत ही कम प्रॉफिट्स पे चलाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि तो एक तो हाई कैपिटल है। देखो कोई भी एक एयरप्लेन को एयरलाइन जो होती है, जब वो एयरप्लेन्स अपने खरीदती है तो उनको इंजन्स को असेंबल करना होता है, पूरा एयरक्राफ्ट बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप किसी भी एयरपोर्ट पे अपने फ़्लाइट्स को लैंड करना चाहते हो, कि जितने देर आप रहोगे वहाँ पे उतनी देर की आपको फ़ीस भरनी होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हाई कैपिटल है। एयरप्लेन को बनाना, एयरप्लेन को ख़रीदना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, ठीक है। बहुत लाखों करोड़ों में आपका खर्चा आ जाता है। और ऑपरेशनल कॉस्ट इज़ उस एयरलाइन को सक्सेसफुली चलाना, ठीक है। सारे के सारे फैसिलिटीज़ देना, फीसेस देना, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, ठीक है। तो इन शॉर्ट उस एयरलाइन को चलाने के लिए जो भी कॉस्ट आते हैं वो आपके ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं, ठीक है। तो इन सब के ये ऑपरेशनल कॉस्ट भी हाई होते हैं इंडस्ट्री में, हमारे इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में, और हाई कैपिटल भी होता है। तो इसीलिए ना हमारे कमर्शियल एयरप्लेन्स जो हैं इंडिया में, उनकी मार्जिन्स बहुत ही वेफर थिन होती हैं, मतलब बहुत ही कम होती हैं, उनके प्रॉफिट्स बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। एडेड टू दिस द स्वेलिंग कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, स्वेलिंग ही सूजन, ठीक है। जब आपके कहीं पे भी सूजन हो जाती है तो वो पार्ट क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है ना। यहाँ पे स्वेलिंग मतलब वो एविएशन इंडस्ट्री सूज गई है ऐसे नहीं कहा है उन्होंने, ऐसा मेटाफर यूज़ किया है। मतलब ये जो स्वेलिंग कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, मतलब जो कंपटीशन फैल रहा है, ठीक है। स्वेलिंग इज़ यहाँ पे फैलना, तो ये जो कंपटीशन फैल रहा है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में, जिस इंटेंसिटी मतलब जितने ज़ोर से, मतलब बहुत तेज़ी से ये कंपटीशन फैल रहा है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में इन इंडियाज़ बजट एयरलाइन सेक्टर मतलब जो किफ़ायती हो, ठीक है। मतलब जो कम दामों में अपने एयरलाइंस को चलाते हैं। तो हमने इंडिया में देखा है बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस हैं जो कि कम दामों पे चलाते हैं, जैसे कि हमने गो फर्स्ट देखा, ठीक है। फिर आपका स्पाइस जेट भी आई थिंक आ जाता है, स्टार एयरलाइंस आ जाता है, आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिगो भी बजट एयरलाइंस में ही आता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एयरलाइंस हैं जो कि जो इनको कंपटीशन दे रहे हैं, तो कंपटीशन की वजह से भी इनको अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को कम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो कंपटीशन स्वेल कर रही है, जो कंपटीशन फैल रही है इंडियन एयरलाइन सेक्टर पे, तो ये कब से फैल रही है? अ डिकेड एंड हाफ। देखो एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल, हाफ मतलब डिकेड का हाफ इज़ 5 साल। तो कुछ 15 सालों से ये कंपटीशन दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। पिछले 15 सालों से कंपटीशन बहुत ही बढ़ते हुए आ रहा है। सॉ और राइवल्स अडॉप्ट, तो इन्होंने क्या देखा है, जो भी एयरलाइंस एविएशन इंडस्ट्री में, तो जो भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं गो एयरलाइंस के, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अडाप्ट कर रहे हैं। अडाप्ट करना इज़ अपनाना। ये किस चीज़ को अपना रहे हैं? एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज टू गेन द मार्केट शेयर। तो एविएशन इंडस्ट्री में अपना शेयर, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए जो इनके राइवल्स हैं वो कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं? एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अग्रेसिव मतलब बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रखना है, मतलब बहुत ही कम दामों पर टिकट्स को बेच रहे हैं, चाहे उनको खुद को प्रॉफिट क्यों ना कम हो, पर वो किसी को, अपने कस्टमर्स को दूसरे एयरलाइंस में नहीं भेजेंगे, ठीक है। वो अपने आप में ही कस्टमर्स को रिटेन करके रखेंगे, ठीक है। तो ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जिसमें आप बहुत ही कम प्रॉफिट कमाते हो, उस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं इंडिया के जो एविएशन इंडस्ट्री है, और ये जो गो एयरलाइन के जो भी राइवल्स हैं, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, राइवल्स इज कॉम्पिटिटर्स, तो इनके कॉम्पिटिटर्स ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को एक तो अपना रहे हैं। तो ये गो एयरलाइंस ना इनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंड दैट स्ट्रेच्ड, अब ये दैट किसके लिए लगा है? इस एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लिए लगा है, ठीक है।
तो ये जो अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है ना, इसके वजह से क्या हो रहा है, इनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। प्रॉफिट्स कम होने की वजह से इनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रेच हो रही है, मतलब बैलेंस शीट का स्ट्रेच होना है, जिनके खर्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड मेड कंपनीज मोर वल्नरेबल। इफ़ यू आर वल्नरेबल मतलब आप इसीलिए अटैक हो सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी आसानी से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। हमने कोविड के टाइम पे पढ़ा था, यू आर वल्नरेबल टू दिस वायरस, मतलब आपको ये वायरस इजीली अटैक कर देगा, ठीक है। तो वैसे ही जो भी एविएशन इंडस्ट्री में शॉक्स आएंगे, शॉक्स इस यहाँ पे जो भी डाउन्स आएंगे, ठीक है, मतलब जो भी जो हम कहते हैं ना उतार चढ़ाव, तो जो भी ऊपर जो चीज़ें डाउनफॉल में जाएंगी, ठीक है, जो भी शॉक्स आएंगे, जो भी ख़राब चीज़ें होंगी एविएशन इंडस्ट्री में, तो इससे ये गो एयरलाइंस बहुत ही वल्नरेबल हो गई है, ठीक है, मतलब इजीली कोई भी चीज़ इनको अफेक्ट कर देगी, ठीक है। ओके, इफ़ द लॉकडाउन्स अनाउंस्ड इन इंडिया इन मार्च 2020 एंड द टाइट ट्रैवल कर्ब्स टू कम्बैट द spread of SARS-CoV-2 virus dealt a deeply bruising blow to all contact intensive sectors. Last year surge, पहले हम यहाँ तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब लॉकडाउन्स अनाउंस हुए इंडिया में मार्च 2020 पे, और क्या हो गया उसके लॉकडाउन्स के बाद, टाइट ट्रैवल कर्ब्स हो गए, मतलब लोगों को ट्रैवल करने से रोक रहे थे, क्योंकि तो जितना ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे उतना ज़्यादा वायरस फैलेगा, तो लोगों को ट्रैवल्स करने से भी रोका जा रहा था। किस लिए रोका जा रहा था? टू कम्बैक्ट करना इज़ लड़ना, ठीक है। तो कोविड वायरस से लड़ने के लिए लोगों को ट्रैवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे डीपली ब्रूज हो गई, ठीक है। ब्रूज इससे क्या हो गया, एक धब्बा सा पड़ गया एविएशन इंडस्ट्री पे, एक धक्का सा लग गया। ब्रूज इज, मैंने कहा था ना, जो इंजरी हो जाती है आपको, उसके बाद जो दाग पड़ जाता है आपके उस इंजरी का, तो उससे हम ब्रूज करते हैं। तो इस लॉकडाउन की वजह से और इन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडियन एविएशन इंडस्ट्री पे एक धब्बा सा, एक इंजरी सी पड़ गई। और किस पे? एविएशन इंडस्ट्री पे पढ़ाई, साथ साथ जो ऑल कॉन्टैक्ट इंटेंसिव थे। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव मतलब जहाँ पे आप लोगों से कॉन्टैक्ट में आते हो, ठीक है। जो भी आपका सैलून में जो सर्विसेज हो गए, तो वहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं ना लोग, तो जहाँ पे ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है जिस सेक्टर में, हम उसे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव इंडस्ट्री कहते हैं। तो आपका जो ट्रैवलिंग हो गया, टूरिज़्म हो गया, सैलून के जो सर्विसेज हो गए, तो ये सारे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इस पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव इंडस्ट्री में बहुत ही झटका सा लगा, एक इंजरी सी आ गई, ठीक है, इस सेक्टर में, ठीक है। और लास्ट ईयर ये तो हो गया एक बात, कोविड के वजह से लोगों को बहुत ही नुकसान हो गया इस इंडस्ट्री में। और फिर उसके बाद लास्ट ईयर क्रूड प्राइसेस जो ऑयल है, कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई। किस लिए? इन द वेक ऑफ, किसके चलते बढ़ोतरी? मैंने कहा था ना, इन द वेक ऑफ, एज अ रिज़ल्ट। तो किसके वजह से बढ़ोतरी हो गई? एज अ रिज़ल्ट ऑफ यूक्रेन इन्वेजन, ठीक है। यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन का, इसके वजह से प्राइसेस भी बढ़ गई, ठीक है। कंबाइंड विथ रुपीज़ डिप्रिसिएशन, तो ये प्राइस का बढ़ जाना किसके साथ मिल गया? रुपी के डिप्रिसिएशन के साथ। तो इंडिया की जो रुपी वैल्यू थी, करेंसी की वैल्यू, वो भी कम हो गई। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए अगेंस्ट डॉलर सेंट। तो डॉलर के कंपैरिजन में इंडिया के रुपीज़ की वैल्यू भी कम हो गई। तो अब जो जितना तेल उनको पहले कम दाम में मिल रहा था, तो रुपी की वैल्यू कम होने की वजह से अब उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, बिकॉज इंडिया के रुपी की वैल्यू कम हो गई। तो ये हो गया। रशिया यूक्रेन के वार की वजह से प्राइसेस बढ़ गए, लॉकडाउन की वजह से इनको बहुत सारा इफेक्ट हो गया। तो इन सारे चीज़ों की वजह से क्या हो गया, इनके जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मतलब जो एविएशन, जो एयरप्लेन्स के लिए फ्यूल चाहिए रहता है, इसके कॉस्ट ना बढ़ गए, सोर करना इस बढ़ जाना, ठीक है। तो इनके कॉस्ट्स भी बढ़ गए, ठीक है, फॉर डोमेस्टिक कैरियर्स। तो डोमेस्टिक जो एयरलाइंस थी वो बेसिकली छोटे पैमाने पे करती है ना, एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो इनके लिए ये फ्यूल के कॉस्ट इन सारे रीजंस के वजह से बढ़ गए, ठीक है। ओके, एंड व्हेन एयर ट्रैवल डिमांड रीबाउंडेड इज जो पहले की स्थिति पे वापस आना। तो जब एयर ट्रैवल पहले की स्थिति पे वापस आया, मतलब पैंडमिक के पहले के पोजीशन पे, जैसे लोग फिर से घूमना फिरना लोगों ने स्टार्ट कर दिया पिछले साल, आज द पैंडमिक लिंक्ड रिस्ट्रिक्शंस वेर लिफ्टेड मतलब ख़त्म कर दिए गए पैंडमिक से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस को। तो क्या हुआ, गो फर्स्ट फाउंड इटसेल्फ ऑलरेडी हॉबल्ड।
तब तक तो सब कुछ सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। पैंडमिक की वजह से बहुत नुकसान हो गए, प्राइसेस बढ़ गई, रुपी का वैल्यू कम हो गया। तो ऑलरेडी गो फर्स्ट ने अपने आप को पाया, इटसेल्फ फाउंड इटसेल्फ, मतलब अपने आप को पाया हॉबल करते हुए। हॉबल करना इज लंगड़ाना। तो अपने आप को ऑलरेडी डैमेज हो चुकी थी, वो अपने आप को ये पाया कि हम ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, अब कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। विथ ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इट्स फ्लीट, 1/3 मतलब 1/3, का मतलब होता है 1, तो 1/3, तो हर 3 में से 1 फ्लाइट उनकी ग्राउंडेड हो गई थी, मतलब ठप पड़ गई थी बाय दिसंबर 2020। तो दिसंबर 2020 में उनकी हर 3 में से 1 फ्लाइट ठप पड़ गई थी, ऑपरेशनल नहीं थी, ठीक है। ऑस्टेंसिबली ड्यू टू इंजन इशूज़, तो ऊपर से लग रहा था, ऑस्टेंसिबली इस ऊपर से लगना था, हमें ऊपर से लग रहा था तभी कि हाँ इनके इंजन में इश्यूज़ है। तो हमने कहा था ना कि इन्होंने प्रैट वेनी कंपनी ने इन्हें ख़राब इंजन्स बेचे हैं, तो ऊपर से तभी तो ऐसा लग रहा था कि इंजन के फेलियर की वजह से इनके प्लेन्स ग्राउंडेड हो चुके हैं, मतलब ठप पड़ चुके हैं। पर असली रीज़न तो ये सब था, ठीक है। रुपये का वैल्यू डेप्रिसिएशन हो जाना, यूक्रेन वार और जो भी रेस्ट्रिक्शंस हुए लॉकडाउन के, इन सारे के सारे रीजंस की वजह से एक्चुअली वो ठप पड़ गए थे। पर ऑस्टेंसिबली ऊपर से ऐसा लग रहा था कि ये इंजन के फेलियर के वजह से रुके हुए हैं, ठीक है। विथ द एयरलाइन नाउ मूविंग द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये अब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है। तो ये क्या करती है, जो भी कंपनीज होती हैं, ठीक है, एयरलाइंस अपने आप को एज अ कंपनी ही रजिस्टर करवाती हैं। तो ये जो ट्राइब्यूनल है, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके कंपनी के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो आपको सॉल्व करवाती हैं, ठीक है। तो ये कंपनी अब इस ट्राइब्यूनल में जा चुकी है। गो फर्स्ट एयरलाइन ने इन्हें अप्रोच किया है। किस लिए अप्रोच किया है? फॉर इनिशिएशन इज स्टार्ट कर देना। तो ये एयरलाइन कह रही है कि आप स्टार्ट कर दो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को। मैंने कहा था ना कि बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स को आप स्टार्ट कर दो। जैसे दिवालिया निकल जाता है तो कोर्ट आपको सब सॉल्व करके देती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। तो इन्होंने कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस ट्राइब्यूनल को इन्होंने कहा कि आप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर दो, हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। एंड एन अकम्पनिंग मोरेटोरियम ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट। तो मोरेटोरियम इज़ रोक देना। तो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जो है, मतलब जो इनको पैसे देने हैं, इस पे भी उन्होंने कहा है कि आप रोक लगा दो। मोरेटोरियम इज़ रोक लगा देना। तो इन्होंने कहा है कि अब भाई हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है, तो भाई आप हमारे क्रेडिटर्स को जो भी हमारा पैसा देना है ना, आप उस पर भी आप रोक लगवा दो, ठीक है। इस नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से ऐसा कहा गया कि आप रोक लगवा दो, हमें और समय दो पैसे देने के लिए, अभी तो हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। एयरक्राफ्ट लेसर्स वो होते हैं जो जिन्होंने इनको लीज़ पे दिया था, ठीक है। लीज़ पे जो भी एयरक्राफ्ट दिया था, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, इंजन्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गया, जो भी चीज़ें लीज़ पे दी थी, इन्होंने इस बात का विरोध किया है। वो अपोज्ड द कैरियर्स रेजोल्यूशन प्लीज़ जो इन्होंने याचिका डाली है इंसॉल्वेंसी के लिए, इसको अपोज किया है लेसर्स ने, ठीक है। इंस्टीड, और इन्होंने कहा है कि इंस्टीड बजाय इसके कि आप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करो, आप ना अपना एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन ही डी रजिस्ट्रेशन करा दो। सॉर्ट एयरक्राफ्ट डी रजिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करा दो और सब कुछ बेच बाच के ना हमें अपना पैसा दे दो। देखो मैंने कहा था ना कि अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं तो कोर्ट सब कुछ डिसाइड करता है, ठीक है। तो देखो इनको ना ये लोग इसीलिए ऐसा कह रहे हैं बेच बाच के पैसे दे दो, बिकॉज जब ये बेच देंगे तो इनको तो पूरा पैसा मिलेगा। सपोज़ गो एयरलाइंस ने अपने पूरे एसेट्स बेच दिए तो इनको तो इनके हक के हिसाब से पूरा पैसा मिलेगा। पर जब ये कोर्ट में अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलेंगी तो कोर्ट कहेगी कि देखो इनके पास इतने एसेट्स नहीं हैं कि ये आपका पूरा कर्जा चुका पाए, ये आपका 70% कर्जा चुका देंगे। अब कहो तो हाँ, कहो तो ये आपको 70% देंगे, आप ना कहोगे तो ये 70% भी नहीं मिलेगा, हम बाकियों को दे देंगे ये पैसा, ठीक है। आप कहते हो ना कि आपको फुल पैसा चाहिए, तो फ़िलहाल के लिए तो हम बाकियों को पैसा दे देंगे, फिर जो भी खाच खूच के बचेगा, आगे जो भी सोल्यूशन निकलेगा हम आपको बाद में देख लेंगे, पर फ़िलहाल के लिए तो हम 70% ही देंगे। देना है तो ले लो वरना छोड़ दो, ठीक है। तो इनको कम अमाउंट पे सेटल करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन लेसर्स ने अपोज किया है कि भाई हमें कम अमाउंट में सेटल करना पड़ेगा, इसलिए आप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को मत करो, इससे बेटर अपने आप कंपनी को ही डी रजिस्टर कर दो, बंद कर दो कंपनी और सारे एसेट्स बेच बाच के हमें पैसे दे दो, ठीक है। द आउटकम इन द NCLT इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो इसका आउटकम इज़ रिजल्ट। तो इस
इसका रिजल्ट जो भी होगा वो हो, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब जो भी होगा वो देखा जाएगा, पर द डेवलपमेंट्स होल्ड अ मिरर टू द इंडस्ट्रीज सिस्टमैटिक इन्फॉर्मिटीज़। पर ये भी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स इज ये जो सारी घटनाक्रम हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट्स का मतलब होता है घटनाक्रम। जो भी एविएशन इंडस्ट्री में घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि हमने देखा, हम अगर आप न्यूज़ देखते हो तो कई सारे एयरलाइंस के ना इंजन्स में बहुत सारी खराबी हो रही है, ठीक है। और जो कस्टमर्स हैं एयरलाइंस उनके प्लेन पे बहुत बुरे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग्स हो रही हैं, गो फर्स्ट एयरलाइंस जैसे दिवालिया निकल रहा है, से बैंकरप्ट हो रही हैं। तो ये सारे के सारे जो घटनाक्रम हो रहे हैं ना, ये एक आईने की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये एक आईना दिखा रहे हैं हमारे एविएशन इंडस्ट्री को कि वो कितना इनफर्म है। इनफर्म इज़ अनस्टेबल है। तो हमारे इंडियन एविएशन इंडस्ट्री कितनी इनफर्म है, कितना अनस्टेबल है, ये एक आईने की तरह ये सारी घटनाक्रम हमें एक आईना दिखा रही हैं, ठीक है। तो हमें मतलब इसका मतलब हमें इसे सीखना है, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को इस आईने को देखते हुए खुद को इम्प्रूव करना है, ठीक है। राइवल कैरियर स्पाइस जेट, राइवल इज़ जो इसका कॉम्पिटिटर है गो एयरलाइंस का, स्पाइस जेट ये भी एक कंपनी है, ये एक एयरलाइन है, ठीक है। इज साइमल्टेनियसली फेसिंग एन आइरेट इज़ एंग्री। तो किस चीज़ का गुस्सा झेल रही हैं ये? ओवरसीज़ लेसर। ओवरसीज़ इज़ जो दूसरे देश के लेसर्स हैं, ठीक है। जो दूसरे देश के जो लेसर्स हैं इन्होंने इनको कर्ज दिया होगा, तो ये लोग भी इन पे गुस्सा हैं। स्पाइस जेट के ऊपर वो लोग आइरेट हैं, गुस्से में हैं। क्यों गुस्से में? हु हैज़ मूव्ड द इंसॉल्वेंसी ट्राइब्यूनल ओवर अनपेड लीज रेंटल्स। तो स्पाइस जेट भी इंसॉल्वेंसी करने पे तुला हुआ है। वो भी कह रहा है कि आप भी हमारे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर दो, और अनपेड लीज रेंटल्स, ठीक है। लीज रेंटल्स मतलब जो फीस देनी होती है लीज के बदले, जो आपको प्रॉपर्टी दी जाती है उसके बजाय में जो आपको पैसा देना होता है उसको हम लीज रेंटल कहते हैं। तो ये भर नहीं पाए थे स्पाइस जेट, तो स्पाइस जेट ने भी कहा कि भाई हमारा दिवालिया निकल गया है, हम भर नहीं पाएंगे। तो इन्होंने भी अब इंसॉल्वेंसी के लिए अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक आईने की तरह दिखाई दे रही हैं, कि आईना दिखा रही हैं कि भाई अब सुधर जाओ, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री सुधर जाओ आप, ठीक है। द गवर्नमेंट नोज द इश्यूज डॉजिंग इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। तो जो डॉग कर रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो गवर्नमेंट को पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। द इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूडेड है उन प्रॉब्लम्स में। टैक्स स्ट्रक्चर दैट कीप्स द ATF इज़ एयर टर्बाइन फ्यूल। जो टैक्स लगता है इनके फ्यूल पे वो जो बढ़ा हुआ है, कोई टैक्स स्ट्रक्चर सही से नहीं होगा तो वो गलत है, और वो गवर्नमेंट को पता है कि वो गलत है। कॉस्ट प्रोहिबिटिव एंड रेगुलेटरी अपैरेटस इज जो स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो आपका जो रेगुलेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और आउटडेटेड है, ठीक है। आउटडेटेड मतलब पुराना सा है और बहुत ही जटिल है। जो आपको रेगुलेट करता है, एविएशन इंडस्ट्री के जो हेड हैं वो बहुत ही जटिल हैं। जो ये इंडस्ट्री में हमें काम करना पड़ता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत ही पुराने हैं। तो इस चीज़ से भी एयरलाइंस को दिक्कत हो रही है, और इस टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से भी दिक्कत हो रही है, और ये गवर्नमेंट को पता है। तो इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। द ओनस इज़ मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनस के बाद हमेशा ऑन आता है, तो अब ये ओनस के लिए ऑन लिखा है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? सेंटर के ऊपर है। अब सरकार के ऊपर है अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की, किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू फाइंड अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी सोल्यूशंस, कि वो एक पॉलिसी सोल्यूशन लाए लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जो लंबे समय तक प्रॉब्लम का निवारण कर सके, ठीक है। शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए, कुछ एक क्षणिक समय के लिए, छोटे समय के लिए हमें नहीं चाहिए कि हाँ टेम्पररी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं। हमें लंबे समय तक हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व रहें, ऐसे सॉल्यूशंस को आप लाइए। इफ़ इट वांट्स, ऐसे सॉल्यूशंस को लाइए अगर आप चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के जो ये स्ट्रगलिंग एयरलाइंस, जो अब ये स्ट्रगल कर रही है हमारे एयरलाइंस, टू रीच क्रूजिंग एल्टीट्यूड। क्रूजिंग मतलब बहुत ही ऊपर के लेवल पे, ठीक है। एल्टीट्यूड इज़ ऊपर के लेवल पे। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे एयरलाइंस ऊपर के स्तर पे जाएं, मतलब सक्सेसफुल बने हमारे एयरलाइंस, तो आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी सॉल्यूशंस लाने होंगे, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज आर्टिकल। आपको इन वर्ड्स का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि आपको लंबे समय तक सारे वर्ड्स का मीनिंग याद रहे, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं एरर डिटेक्शन की क्वेश्चन पे. While it has laid the blame squarely on the ever increasing number of filing engines supplied by Pratt and Whitney, which it had claimed had resulted in half its Airbus fleet being grounded, the engine problems could at best be termed the proximate cause. तो इस पे एरर कहाँ पे वो मुझे आपको बताना है. ठीक है, बताइए कहाँ पे है एरर. तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नो एरर. देखो इस एरर में इस सेंटेंस पे कहीं पे भी एरर नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हैड आपका पास्ट के लिए पास्ट में क्लेम किया गया था, तो रिजल्टेड भी आपका पास्ट में आ रहा है, V3 फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, तो कहीं पे भी कुछ भी आपका एरर नहीं है इस सेंटेंस पे. ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर्स. सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. ठीक है, सो नाउ विल बी वाइंडिंग अप अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. बाय एवरीवन एंड टेक केयर.